Hello my dear students, welcome to Motion Education. Myself Priyanka Vaishnav, your mathematics faculty. So students, आज फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विंग सीरीज़ की एक और वीडियो. So I know कि आप सभी जानते हैं विंग सीरीज़ एक्चुअल में है क्या, बट स्टिल अगर कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता है कि मैम विंग सीरीज़ क्या है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ. विंग सीरीज़ एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें हम आपको क्लास 9th एंड क्लास 10th में आए हुए टॉपिक्स को क्लास 11th एंड 12th के टॉपिक से रिलेट करके पढ़ाते हैं और उसके साथ ही हम आपको जेई या मेंस में आए हुए पीवाईक्यू को सॉल्व करके बताते हैं. अब देखो, बहुत इंटरेस्टिंग बात है हमारे लिए कि क्या हम क्लास 9th एंड 10th के टॉपिक को पढ़कर मेंस में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो ऑफकोर्स उसको हम विद प्रूफ भी आपको यहाँ पर बताते हैं कि किस तरह आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ओके, एंड आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर आप अपने सब्जेक्ट पे कमांड को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना होगा, मीन बेस स्ट्रॉन्ग बनाना होगा. एंड क्लास 9th एंड 10th यानी कि फाउंडेशन ही जेई एंड मेंस के लिए एक तरह से बेस का वर्क करता है. सो आपको ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाएं. अब वो बनाने के लिए 9th एंड 10th के टॉपिक्स को आपको बहुत डिटेल में पढ़ना होगा ताकि आगे जाने के बाद आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े. सो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो. आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th का एक टॉपिक है और इससे हम सॉल्व करेंगे एक पीवाईक्यू जो कि आया हुआ है जेई मेंस में. ओके, क्योंकि क्लास 10th में भी ये टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सेम टॉपिक आपको अगेन वापस से देखने को मिलेगा बट कुछ डिफरेंट वे में. और उसी की बेस पे देखो, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि मैं आपको एक पीवाईक्यू भी सॉल्व करवाऊंगी जो कि जेई मेन में आया हुआ है. ओके, पहले देखते हैं कि हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते कहाँ हैं. बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 में आता है. यानी कि क्लास 10th का एक पूरा कंप्लीट चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड बताए जाते हैं. मीन प्रॉपर स्टडी आप यहाँ पे कर लेंगे. और अगर आज का आप लेक्चर देखेंगे सो उससे आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि अगर आपने क्लास 10th में ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत अच्छे से पढ़ लिया सो इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. और सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं बच्चों, बहुत सारे और डिफरेंट भी क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर इन इक्वेशंस के यूज़ होते हैं. चलिए, तो ये तो बात रही क्लास 10th की. अब वापस से आप इस टॉपिक को दोबारा पढ़ते हैं क्लास 11 का अगेन चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ भी है बट इसके साथ एक और पार्ट इंक्लूड हो गया, वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं वो भी ऑफकोर्स अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते भी होंगे जिन्हें मैंने पढ़ाया भी है कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं. ओके, और उनसे मिलकर बनते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर. तो ये सब हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है. अब चलिए बात करते हैं उस क्वेश्चन के लिए जिसके बारे में हमने आज का सेशन रखा है. ये आपके पास क्वेश्चन है जो कि आया हुआ है जेई मेंस 2022 में. ओके, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कि एक इक्वेशन गिवन है, इसके 2 रूट्स हैं, वो आपको गिवन है कि उनका अगर आप रेसिप्रोकल करके स्क्वायर करते हैं तो 15 आपके पास फॉर्म होता है. देन आपको प्रूफ करना है, इसकी वैल्यू मीन फाइंड आउट करनी है दैट 6 ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें फाइंड आउट करना है. तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बट उसके पहले हम ये जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं और रूट्स में एंड कोफिशिएंट्स में क्या कुछ रिलेशन फॉर्म होता है. तो चलिए आइए जानते हैं. सबसे पहले देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बेसिकली हमने पहले पढ़ा हुआ है पॉलिनोमियल, बहुत अच्छे से हमने देखा है. पॉलिनोमियल का ही एक अलग फॉर्म होता है इक्वेशन. पॉलिनोमियल में आपने देखा होगा उनकी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैं बात करूँ स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. बट इक्वेशन में एक छोटा सा डिफरेंस आ जाता है, यहाँ पर इक्वल टू का साइन भी इंक्लूड होता है. ओके, एंड इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज नॉन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि एक इक्वेशन कोई सी भी इक्वेशन हो सकती है जिसकी डिग्री 2 होती है. अब बात आती है मैम व्हाट इज द मीन ऑफ डिग्री. आपको पता है दैट हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉन एज द डिग्री ऑफ द इक्वेशन. और अगर मैं पॉलिनोमियल की बात करूं वापस भी वही यही थिंग आती है दैट हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. हमें बताया कि अगर कोई इक्वेशन आपके पास ऐसी है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो वो क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी. अब हो सकता है कि मैम ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाए दैट मैम कि अगर किसी वेरिएबल की पावर 2 की जगह पावर 1 हो तो हम उसे क्या कहेंगे. तो देखो, अगर कोई इक्वेशन ऐसी होती है जिसमें वेरिएबल्स की जो पावर होती है वो 1 होती है, जैसे कि एग्जांपल हमने ले लिया 3x + 4 विच इज इक्वल टू 7. क्लियर.
सो यहाँ पर x की पावर क्या है 1, तो ऐसी इक्वेशन कहलाती है लीनियर इक्वेशन। अगर पावर 2 होती है तो उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। पावर 3 होती है, जैसे इसी में अगर मैंने पावर 3 ऐड कर दी तो उसे हम कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन। ओके, पावर 4 होती है तो उसे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। इसी तरह से डिफरेंट इनके नेम्स हम यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप दो एग्जाम्पल देख सकते हैं दैट 13y² + 4y + 2 = 0। यहाँ पे देखो y के फॉर्म में ये इक्वेशन है, ऑफ कोर्स है, और y के अलावा कोई और वेरिएबल यहाँ पर नहीं है। सो ये सिंगल वेरिएबल में होना जरूरी है। यहाँ पर भी देखो ये m की फॉर्म में है। सो हम यहाँ पे इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स हमें काफ़ी सारे डिफरेंट वेज पता हैं, और अगर नहीं अब तक आपने पढ़े हैं तो क्लास 10th में जैसे कि मैंने बताया चैप्टर नंबर 4 है, तो वहाँ पर आपको बताया जाता है कि किस तरह से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उनके डिफरेंट रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, रूट्स का नेचर क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर हमारे लिए वो फॉर्म होने वाला है। क्लियर? सो आई थिंक ये बात सभी को समझ में आ गई होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, और उसका एग्जाम्पल भी हमने देख लिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म एक्चुअल में होती क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म रिक्वायर्ड क्यों है। पहले तो यही क्वेश्चन हमारे पास आता है कि क्या रिक्वायरमेंट हो गई। तो देखो, जब भी आप किसी थिंग को कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने के लिए हमारे पास एक क्राइटेरिया होना जरूरी होता है। सेम जब भी हम एक इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, मीन x² का कोफिशिएंट क्या है, y² का कोफिशिएंट, x के कोफिशिएंट को हम क्या बोलते हैं, a, b एंड कांस्टेंट टर्म को हम c बोलते हैं। सो हमने एक बेसिकली एक स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर बना ली। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx + c = 0, जहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। कि ऐसा क्यों, आप खुद देखो, अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये पार्ट यहाँ से हाइड हो जाएगा, इक्वेशन क्या बनेगी bx + c। सो ये x की पावर यहाँ पे 1 हो गई तो एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। उसी तरह से अगर मैं लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात करूँ तो वो क्या बनती है, ax + b। यहाँ पर स्टैंडर्ड हमारे पास एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, दैट a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पर ये भी कहा गया है कि a, b, c हमारे रियल नंबर्स होने चाहिए। अब हमें पता है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है नंबर्स, रियल नंबर एंड इमेजनरी नंबर्स। इमेजनरी नंबर क्या हो जाएंगे, वही स्क्वायर रूट में अगर -1 आ जाता है, मीन आयोटा, जिसके बारे में अभी कुछ दिनों पहले ही हमने क्लासेस में डिस्कस किया है। ओके, सो ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और हमने ये भी देख लिया कि a की वैल्यू 0 क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो इक्वेशन आपकी लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। सेम थिंग जो आप इक्वेशन के लिए पढ़ रहे हैं, सेम पता है हम पॉलिनोमियल के लिए भी बोल सकते हैं कि अगर कोई पॉलिनोमियल है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, बस यहाँ से =0 गायब हो जाएगा मीन हट जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद हमें यहाँ पे देखना है कि अगर कभी आपको कोई भी इक्वेशन दे दी जाए और आपसे ये कहें कि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कीजिए, कोई भी इक्वेशन हो, कितनी भी पावर उसके अंदर वेरी करती हो, कोई मैटर नहीं है, आपको सिर्फ करना है तो इतना कि उसमें जो पावर्स है उनको उनके डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। सबसे पहले हाईएस्ट पावर, देन उससे लो एंड देन लास्ट में लोवेस्ट पावर या फिर कांस्टेंट टर्म आपको अरेंज करनी है। तो ये एक वे होता है किस तरह से आप इन्हें अरेंज कर सकते हैं। ओके, अब धीरे धीरे हम उनके बारे में बात कर रहे हैं जिनसे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। सो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हमने बहुत अच्छे से देख ली। अब यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट थिंग हमारे पास फॉर्म होती है, दैट अगर कोई इक्वेशन ऐसी है क्वाड्रेटिक है, मीन जिस इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है हमें उस इक्वेशन के उतने ही सॉल्यूशन फाइंड आउट होते हैं। लीनियर इक्वेशन में आपने देखा होगा, अगर मैंने लिखा x की वे में कोई इक्वेशन तो उसकी हमें 1 वैल्यू फाइंड आउट होगी, उसे हम सॉल्यूशन भी कहते हैं। अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात कर रही हूँ तो यहाँ पर x² है, मीन डिग्री 2 होती है, तो x के हमें कितने सॉल्यूशन फाइंड आउट होते हैं, 2 सॉल्यूशन हमें यहाँ पर फाइंड आउट होते हैं। सो उन सॉल्यूशंस को ही क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं। और आपने ये देखा भी होगा प्रीवियस क्लासेस में हम ऐसे बहुत क्वेश्चन सॉल्व करते थे कि हमें इक्वेशन गिवन है, फिर आपसे ये भी कहा जाता था प्रूफ भी कीजिए कि ये जो वैल्यूज आपने फाइंड आउट की वो उसके सॉल्यूशन है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते थे, जो 0 या जो रूट्स हमारे पास निकलते थे, ध्यान रखना 0 अगर मैं बोलूँ तो वो पॉलिनोमियल के लिए चला जाएगा, लेकिन अगर मैं रूट्स के बारे में बात करूँ तो वो इक्वेशन में आता है, क्योंकि इक्वेशन के लिए हम बोलते हैं रूट्स या फिर सॉल्यूशन। वो उस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो आप इस तरह से भी ना बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं। मान लो कोई क्वेश्चन आपको दे दिया और वहाँ पर कुछ कांस्टेंट टर्म उसके अंदर ऐड कर दी, देन आपसे पूछा जाए कि एक बताइए इस इक्वेशन की एक वैल्यू हमने दे दी कि ये इसका रूट है, आप क्या उस कांस्टेंट टर्म की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन आपके पास वहाँ पे फॉर्म होते हैं। क्लियर, ये सभी को समझ में आ गया कि रूट्स हमारे पास क्या होते हैं। अब चलिए यहाँ से मैं आपको कुछ नॉर्मल बातें बताती हूँ कि 2 रूट्स जैसे कि होते हैं, तो एक रूट हमने ले लिया अल्फा, सेकेंड रूट हो गया बीटा। कि मैम
क्या अल्फ़ा बीटा ही ज़रूरी है, इसके अलावा हम कुछ नहीं ले सकते? ऐसा कोई रूल नहीं है, आप कुछ भी इसके रूट्स ले सकते हैं, बट अल्फ़ा बीटा हमारे लिए कन्वीनियंट है। अगर ये इक्वेशन क्यूबिक होती, क्यूबिक इक्वेशन में कितने रूट्स फाइंड आउट होते हैं? ऑफकोर्स 3 रूट्स फाइंड आउट होते हैं। सो वहाँ पे रूट्स होते थे अल्फा, बीटा एंड गामा, 3 रूट्स हमारे पास फॉर्म हो जाते हैं। अब इन रूट्स में, और जो हमारी इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c विच इज़ इक्वल टू 0, तो ये जो कोफिशिएंट है a b c, इनमें और इन रूट्स में एक रिलेशन होता है। कि अब क्या रिलेशन होता है? वो रिलेशन ये होता है कि जब हम इन रूट्स का सम करते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो वो वैल्यू आती है -b/a। क्लियर? जब हम इन रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो वो वैल्यू आती है c/a। कि मैम ये क्यों आती है? देखो यहाँ से जब भी अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर, अभी जैसे हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे इनके रूट्स की एक इक्वेशन, एक स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जो इक्वेशन होती है, इनके रूट्स कैसे फाइंड आउट होते हैं, पहला क्वेश्चन तो यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो इनके रूट्स फाइंड आउट करने के हमारे पास वैसे बेसिकली काफ़ी सारे वे होते हैं, बट जो कि आप क्लास 10th में पढ़ेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो हम काफ़ी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसी को श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहा जाता है। तो ये 3 वेज हमारे पास होते हैं जो क्लास 10th में आते हैं। अगर आप इनके बारे में ज़्यादा स्टडी करना चाहते हैं तो आपको वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, आप अभ्यास कोर्स में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर 10th की कम्प्लीटली वीडियोस अवेलेबल हैं। हर एक चैप्टर की, चैप्टर 1 हो, 2 हो, 4 हो, कोई सा भी चैप्टर वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, वो भी बिल्कुल फ्री में। सो ये आपको रिलेशन यहाँ पे अच्छे से हमने देख लिया। अब ये रिलेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा। क्यों? कभी कभी ऐसा क्वेश्चन हमारे पास फॉर्म होता है, एक बहुत बड़ी इक्वेशन आपके पास है, इवन मैं क्लास 10th के लिए नहीं बोल रही हूँ, 9th के लिए नहीं बोल रही हूँ, आगे की क्लासेस के लिए भी 11th 12th में आप जा रहे हैं, वहाँ पर ये छोटी सी जो थिंग है ना, हम इसको भूल जाते हैं कि यार अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a होती है एंड अल्फा बीटा c/a होता है। c क्या है? जरूरी नहीं हमेशा c ही हो, c का मतलब है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब x की जगह y भी हो सकता है अगर इक्वेशन y की फॉर्म में है। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। सो ये बहुत सारी बार यूज़ हमारे आ जाती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। ओके, सो आई थिंक ये सभी को समझ में आ गया, इसको आप बहुत अच्छे से लर्न कर लेना। अब इन्हीं से रिलेटेड हम, जो हमारा आज का क्वेश्चन है, इन्हीं से रिलेटेड सॉल्व करेंगे। बट उससे पहले वापस से हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसकी एक और फॉर्म, उसके 0 की फॉर्म में। मान लीजिए अल्फा एंड बीटा उस इक्वेशन के 0 हैं, जैसा कि अभी हमने माना था। अब अगर मैं इस इक्वेशन को a से डिवाइड कर दूँ, कैसे? a से अगर मैं इस इक्वेशन को डिवाइड कर दूँ, सो देखो ये इक्वेशन मेरे पास फॉर्म हो जाती है। अब इसको ध्यान से देखो, बीटा अपॉन a है, सॉरी b/a है, क्या इसको मैं -अल्फा प्लस बीटा लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी? x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, क्योंकि हमें पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी? -b/a एंड अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी? c/a, ठीक है। सो ये रूट्स का रिलेशन होता है। अब ये रिलेशन पता है क्यूबिक इक्वेशन के लिए भी होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए भी होता है, बस वहाँ पे थोड़ा सा और काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन से हमारे पास आने लग जाते हैं। यहाँ पर 3 वैल्यू होती है a b c, वहाँ पे d आ जाती है, ax³ + bx² + cx + d = 0। तो ये एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो b/a c/a, आगे जाके अगर क्यूबिक इक्वेशन आएगी तो d/a आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पहले सम आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, तो वहाँ पे क्या चलेगा? पहले सभी का सम होगा, फिर 2 का प्रोडक्ट, वहाँ पर आपके पास उनका सम फॉर्म होता है, फिर 3 फिर वापस से उन तीनों का अगर प्रोडक्ट हमारे पास आता है, तो उसमें काफ़ी सारा डिफरेंट वेज हैं। आई होप यहाँ तक आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन। ओके, सो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये फॉर्म होता है दैट आपको एक इक्वेशन इस तरह से गिवन है, इफ़ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स, कि 2 रूट्स आपको यहाँ पर गिवन है, अल्फा एंड बीटा, और एक इक्वेशन भी गिवन है, और ये हमें कुछ इक्वेशन यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है, देन आपको कुछ वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो देखो मैं एक बार इक्वेशन यहाँ पर लिख लेती हूँ। इक्वेशन क्या है मेरे पास? 3x² + λx - 1 = 0। यहाँ पे मुझे पता है कि 2 रूट्स गिवन है, अल्फा एंड बीटा, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने रिलेशन फाइंड आउट किया, अल्फा प्लस बीटा = -b/a। b क्या होता है देखो, और a की जगह मुझे क्या पुट करना है यहाँ पर? 3 हम a की वैल्यू यहाँ पर चूज करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू क्या है? 3 एंड b की वैल्यू कितनी है? लैम्डा। माइनस हमारे पास फॉर्मूला का था, अल्फा एंड बीटा = कितना हो जाएगा? c/a। c की वैल्यू कितनी है? -1 और a की वैल्यू है 3। तो ये तो हमारे पास एक स्टेटमेंट आ गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो हमें एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है दैट अल्फा एंड बीटा
कि अगर आप रेसिप्रोकल का स्क्वायर करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, 15 के इक्वल आता है। किसके इक्वल आता है, 15 के। सो मैंने यहाँ पे लिखा 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 15। ओके, अब इनका प्रॉपर वे में एलसीएम हम ले लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 15। मेरे पास अल्फा बीटा की वैल्यू है तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे और इसको ट्रांसपोज भी करते हैं। तो क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 15/9। 9 क्यों फॉर्म हुआ, देखो अल्फा बीटा की वैल्यू थी 1/3, अगर 1/3 का स्क्वायर हम करेंगे तो 1/9 आंसर फॉर्म होगा। इसी को हम और क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 3 से अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो 5/3। ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यानी कि रिजल्ट आ गए हैं, जैसे कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू और ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। ओके, अब चलते हैं कि हमें क्वेश्चन में सॉल्व क्या करना है। हमें सॉल्व करना है 6 ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को यहाँ पे लिखते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होल स्क्वायर। अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, देखो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ठीक है। ओवरऑल स्क्वायर यहाँ पे चल रहा है। अब बात करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की। तो ध्यान रखना, अगर आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से चूज कर लेंगे -λ/3 तो आपकी इक्वेशन में लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। तो उसकी वैल्यू तो हमारे पास फाइंड आउट ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे हो जाएगा, हो सकता है हमारा बहुत टाइम कंज्यूम हो जाए। सो आपको वहाँ पर क्या करना है, गिवन हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों का ही हमें यूज़ करना है। क्या क्या हमें पता है, अल्फा बीटा की वैल्यू पता है -1/3 और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी हमें पता है 5/3, ठीक है। बट इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ये तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इसके लिए देखो हम क्या करते हैं, स्क्वायर है क्या, इस स्क्वायर को मैं यहाँ पर इंसर्ट कर दूँ तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। यहाँ पे है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ठीक है। होल स्क्वायर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। 6 देखो क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा, और यहाँ पर अपने पास फॉर्म हो जाएगा अगेन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। सारी वैल्यूज़ हमें ऑलरेडी गिवन है। तो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या थी, अभी देखते हैं हम। देखो प्रीवियस स्लाइड से हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया था, तो ये वैल्यू थी 5/3 एंड अल्फा बीटा था -1/3। तो अपन वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या बन जाएगी 5/3 प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -2/3 बनेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देखो वैल्यू क्या हो जाएगी 5/3 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, तो एक ऑलरेडी था, अगेन -1/3 आएगा तो +1/3 और होल स्क्वायर आपके पास यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो वैल्यू कितनी हो गई 5 - 2 3/3, तो ये तो हो गया अपने पास 1, ठीक है। यहाँ पर देखो वैल्यू कितनी हो जाएगी 6/3 विच इज इक्वल टू 2, तो 2 का होल स्क्वायर आपके पास बन जाएगा। 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 6 × 4 कितना हो जाएगा 24। तो ये देखो 24 यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर फॉर्म होता है। तो आप हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो देखा स्टूडेंट्स, कितना इजीली हमने मेंस में अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। बस हमारी नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, बेस हमारे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ओके, सो इसी तरह से अगर आप अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा तपस्या कोर्स। वो उसका एम भी यही है कि अगर आप जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका ऑलरेडी एम होता है कि हाँ हमें फ्यूचर इंजीनियर या डॉक्टर बनना है, और उसके लिए तो हमारे पास बहुत अच्छे से आप जानते ही हैं कि आपको प्रिपेयर करना होगा साइंस एंड मैथ्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए वो बैच स्टार्ट किया गया है तपस्या कोर्स, जो कि ऑनलाइन मोड में भी अवेलेबल है और ऑफलाइन मोड में भी अवेलेबल है एंड रिकॉर्डेड मोड में भी अवेलेबल है। तो आप चाहें तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।